राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केदारनाथ मंदिर की पवित्रता बनाए रखने हेतु परिसर में मोबाइल फोन के उपयोग, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार को अपना नया विधायक दल का नेता चुना है, जिसकी पुष्टि विधानसभा अधिसूचना से हुई है। केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु भाजपा के चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने 21 अप्रैल को अपनी टिप्पणी के दौरान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को विभाजनकारी और भारत विरोधी बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने की भाजपा की रणनीति की कड़ी आलोचना की। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 24 अप्रैल को विश्वास मत का सामना करेगी, जिसमें उनकी मजबूत स्थिति के कारण जीत लगभग तय है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नेताजी के नारे को गलत तरीके से स्वामी विवेकानंद का बताने पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उन्हें बुलडोजर बुद्धि कहा। जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर महिला आरक्षण को जानबूझकर टालने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तत्काल कार्यान्वयन की मांगों को नजरअंदाज किया गया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन ने एक शक्तिशाली वीडियो संदेश जारी कर विरोधियों पर तीखा हमला बोला। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई से हटने की मांग की गई थी। भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एक अहम कदम उठाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सऊदी अरब का आधिकारिक दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ली की पहली भारत यात्रा का स्वागत करते हुए इसे दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया लोकतांत्रिक मूल्यों, मजबूत अर्थव्यवस्था और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा हितों से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों की विश्वसनीय साझेदारी को भविष्य की साझेदारी में बदलने की दिशा मिलेगी। साथ ही रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। वहीं दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। अपनी पहली भारत यात्रा पर प्रेसिडेंट ली का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रेसिडेंट ली का जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण है। हर चुनौती ने उनके भीतर जन सेवा के संकल्प को और सशक्त किया है। भले ही यह उनकी पहली भारत यात्रा हो, लेकिन भारत के प्रति उनकी आत्मीयता हमारी पहली मुलाकात से ही स्पष्ट रही है। फ्रेंड्स, 8 वर्ष बाद कोरिया के राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मार्केट इकोनॉमी और रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ हम दोनों देशों के डीएनए में है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है। इन सब के आधार पर पिछले एक दशक में हमारे संबंध अधिक गतिशील और व्यापक हुए हैं और आज प्रेसिडेंट ली की यात्रा से हम इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। हम चिप से लेकर शिप्स, टैलेंट से लेकर टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट से लेकर एनर्जी,
हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे और साथ मिलकर दोनों देशों की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करेंगे। फ्रेंड्स, भारत और कोरिया का बायलैटरल ट्रेड आज $27 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $50 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल फ्लोस को सुगम बनाने के लिए हमने भारत कोरिया फाइनेंशियल फोरम की शुरुआत की है। बिजनेस सहयोग को बल देने के लिए हमने एक इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कमेटी का गठन किया है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने के लिए हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग शुरू कर रहे हैं। कोरिया की कंपनीज, खासकर एसएमईज की भारत में एंट्री सहज करने के लिए हम कोरियन इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी स्थापित करेंगे और अगले 1 वर्ष के अंदर हम भारत कोरिया ट्रेड एग्रीमेंट को अपग्रेड भी करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम अगले दशक की सक्सेस स्टोरीज की नींव रख रहे हैं। एआई, सेमीकंडक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साझेदारी और प्रगाढ़ करने के लिए हम इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज लॉन्च कर रहे हैं। शिप बिल्डिंग, सस्टेनेबिलिटी, स्टील और पोर्ट जैसे क्षेत्रों में हम एमओयू कर रहे हैं। कल्चर और क्रिएटिव इंडस्ट्री में आपसी सहयोग से हम फिल्म, एनिमेशन और गेमिंग में भी नए आयाम स्थापित करेंगे। आइए हम अपनी पार्टनरशिप से दोनों देशों के साथ साथ पूरे विश्व की प्रगति और समृद्धि का रास्ता बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया। दार्जिलिंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही 6 महीने के भीतर गोरखा समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। वहीं टीएमसी और कांग्रेस पर अन्याय का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ विधायक चुनने का नहीं बल्कि बंगाल को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और कोलकाता से गंगा सागर तक महिलाओं को सुरक्षित करने का चुनाव है। वहीं शाह ने हुंकार भरी कि इस बार बंगाल में परिवर्तन तय है। मैं आप सबको मिलने के लिए आया हूं। बाकी सारी बातें तो मैं बाद में करूंगा, मगर पूरे बंगाल में घूमता आज अंतिम दिन पहाड़ पर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। और मैं आज ढेर सारी उत्तर बंग, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के लिए बात करूंगा, मगर सबसे पहले एक बात करने आया हूं कि बंगाल की सरकार भाजपा की बनते ही 6 माह में हर गोरखा के मुंह पर संतोष वाली हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकाल लेंगे। कांग्रेस, टीएमसी, ये सब ने दार्जिलिंग के साथ भी अन्याय किया है और मेरे देशभक्त गोरखा भाइयों के साथ भी अन्याय किया है। मैं 9 साल से यहां आता हूं। मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, कमल फूल की सरकार बनते ही 6 माह के अंदर
10 को जूनी, 10 को पुरानी गोरखा समस्या का गोरखाओं के हिसाब से समाधान कर जाएंगे। और भाइयों बहनों, हम आपको भी समझते हैं और आपकी समस्या को भी समझते हैं, और इसलिए भाजपा के अलावे गोरखा समस्या का समाधान कोई कर नहीं सकता। भाइयों बहनों, ये चुनाव पूरे बंगाल को टीएमसी के जुर्म से मुक्त करने का चुनाव, और एक प्रकार से उत्तर बंग और दार्जिलिंग को बरसों से हो रहे अन्याय से मुक्ति पाने का चुनाव। आप एक बार भाजपा सरकार बना दीजिए उत्तर बंग वालों। 3 चुनाव से दार्जिलिंग तो कमल के फूल पर वोट कर ही रहा है, मगर बाकी के बंगाल से इतना समर्थन नहीं मिलता था। इस बार पूरा बंगाल तय कर बैठा है कि दीदी को निकालने का टाइम आ गया है, आ गया। ये चुनाव जो है, ये हमारे 2 एमएलए को, प्रत्याशी को एमएलए बनाने का नहीं है। ये चुनाव दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर गंगा सागर तक और गंगा सागर से लेकर बंगाल के कैपिटल कोलकाता तक हमारी माताओं बहनों को सुरक्षित करने का चुनाव। और भाइयों बहनों, अंतिम बात, हमारे गोरखा भाइयों पर सैकड़ों हजारों गलत केस करे हैं। आप मेरे पर भरोसा करना, 4 मई को परिणाम आएगा, 5 मई को सरकार बनेगी। 31 जुलाई के पहले सारे गोरखा भाइयों पर से सभी केस बंगाल सरकार वापिस ले लेगी। सभी पर केस कर गोरखा आंदोलन को दबाया है। ये सारे केस भारतीय जनता पार्टी की सरकार विड्रॉ करेगी और आपको आंदोलन न करना पड़े, ऐसा समाधान भी हम लेकर आएंगे। समाधान भी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोकामा के परशुराम स्थान को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18 करोड़ से अधिक की लागत वाली व्यवसायिक इमारत की आधारशिला रखी और वार्षिक मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए विस्तृत रोड मैप तैयार करने और किफायती भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोकामा में भारी उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं, जिससे भविष्य में क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भगवान परशुराम जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे और उनके तपोस्थली जिस स्थान को माना जाता है उसके विकास की चिंता की गई। उनके मेला को और बृहद करने का जो ललन जी ने बताया कि माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको स्वीकृत करने का काम किया। और सही कहा उन्होंने कि 2025 में मैं उप मुख्यमंत्री था तो मैं स्वयं गया था, मेरे साथ नगर विकास मंत्री भी वहां गए थे और हम लोगों ने कहा था कि इस जगह को और मेला को के बढ़ावा के लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए कई चीजों का वहां प्रावधान करने का काम किया जाए। तो नगर विकास विभाग से जरूर ये चाहूंगा कि जल्द से जल्द वहां बन जाए और आगे के मेला में, अगले साल इस मेला के बाद जब भी अगला मेला हो तो और विस्तृत रूप से मेला लग सके, इसकी चिंता करनी चाहिए। साथ ही साथ कई चीजें, मोकामा एक महत्वपूर्ण स्थान है और मोकामा के माध्यम से विकास की किरण को उस इलाके तक भी पहुंचाने का काम करना है।
हमने जिलाधिकारी को निर्देशित करके भेजा है कि आप वहां जाकर जमीन को भी चिन्हित करें। कई उद्योग के लिए चिंता करते रहते हैं ललन जी और कई मान्य साथी लोग मिलते रहते हैं जो ये चर्चा करते हैं कि उस इलाके में हैवी इंडस्ट्री, बड़े कारखाने का विकास हो सके। तो मैंने कहा है कि वहां पर चाहे वो रेलवे की जमीन हो, मार्केटिंग यार्ड की जमीन हो या कई ऐसी संस्थानें उस इलाके में रही है, बाटा से लेकर मैकडोवेल से सभी, वो यदि हम ले सकते हैं तो जरूर लेने का काम किया जाए। और नहीं तो जिस इलाके में कोई सस्ता जमीन हमें मिलता हो तो सरकार उसको लेकर उस इलाके में बड़े उद्योग को लगाने का भी प्रयास करेगा। और इसके साथ साथ आज मेला है और भगवान परशुराम जी की जयंती भी समारोह मना रहे हैं। वहां पर तिरुपति भगवान के भी मंदिर की कल्पना की गई है। साथियों, मैं आप तमाम जो नगर परिषद मोकामा के साथ सभी लोग हैं, मोकामा के इलाके के लोग हैं, सबको बधाई भी देता हूं कि भगवान तिरुपति का भी मंदिर मोकामा के ही सरजमीन पर बनना है, इसके लिए भी बधाई देता हूं। और अभी माननीय विधायक अनंत सिंह जी हमसे मिले थे, उन्होंने एक आग्रह किया है कि अस्पताल हमारे यहाँ कुछ और अच्छा हो जाए। आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ने भी बताया कि इस पर तुरंत विचार किया जाएगा और सरकार इसको देखेगी कैसे इसको आगे बढ़ाने का काम कर। और भगवान परशुराम के आदर्शों, उनके जीवन में जो लगातार अन्याय के खिलाफ लड़ने की जो ताकत थी, सबके जीवन में आए और भगवान परशुराम का इस बिहार पर, इस पूरे मोकामा पर की धरती पर सबको आशीर्वाद मिलता है। यही कामना करता हूं कि बिहार समृद्धि की ओर जाए। नीतीश कुमार जी ने बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां स्वयं आए थे, उन्होंने भी विकास के कई कार्य उस इलाके में किए हैं। पुल बने, सड़क, 4 लेन सड़क बना है। नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी लगातार इस पूरे बिहार की समृद्धि का काम करते रहे। लेकिन साथियों, आगे ये विकसित बिहार और समृद्ध बिहार की कल्पना हमको करनी है और आगे भगवान परशुराम इसके लिए आशीर्वाद दें कि बिहार समृद्ध हो सके। बहुत बहुत अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। भारत सरकार ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर चौथा अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि वैश्विक हालात के कारण एलपीजी कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन देश में घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और सरकार ने बुकिंग समय सीमा बढ़ाने, डिलीवरी कोड अनिवार्य करने और डायवर्जन रोकने जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अधिकारियों के अनुसार कमर्शियल एलपीजी सप्लाई 70% तक बहाल हो चुकी है। अप्रैल के पिछले 20 दिनों में करीब 1,23,000 टन कमर्शियल एलपीजी की बिक्री हुई है, जबकि 5 किलो सिलेंडरों की संख्या दोगुनी कर दी गई है। साथ ही बताया कि 3 अप्रैल से 7,400 के करीब अवेयरनेस कैंप भी हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारा एलपीजी सप्लाईज अफेक्ट हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी चाहे क्रूड हो चाहे एलपीजी हो, उसके प्राइसेस में बहुत इंक्रीज देखा गया है, वॉलेटिलिटी देखी गई है। अगर आप देखें जनवरी में तो हमारा इंडियन क्रूड बास्केट लगभग $63 पर बैरल था, जो मार्च में बढ़कर $113 पर बैरल हो गया और अप्रैल में अभी तक का जो एवरेज है वो लगभग $116 पर बैरल है। इस सभी के बावजूद भी भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि
डोमेस्टिक सप्लाईज को सस्टेन्ड कंटिन्यू रखा जाए और उसमें किसी प्रकार का कोई डिसरप्शन ना हो। और इसी संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारा डोमेस्टिक जो घरेलू किचन के लिए डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई है वो नॉर्मल है एज कंपेयर टू विद रिस्पेक्ट टू द बुकिंग्स, और कोई भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। हमारी ऑनलाइन बुकिंग्स आर ऑल टाइम हाई। जो डीएसी बेस्ड डिलीवरी है वो भी लगभग 93% पर है। ऑनलाइन बुकिंग में कुछ कमी देखी गई है। इट इज इन द रेंज ऑफ 45-46 लाख पर डे। कमर्शियल एलपीजी जैसा आप जानते हैं का इफेक्ट है 70% पर रेस्टोर्ड है, और अप्रैल के मंथ में अभी तक पिछले 20 दिनों में लगभग 1,23,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। और इसके अलावा कल लगभग 8,822 टन कमर्शियल एलपीजी का सेल हुआ है। 5 किलो के सिलेंडर्स में भी जैसा आप जानते हैं भारत सरकार ने इसका नंबर डबल किया है, और 3 अप्रैल से 7,400 के करीब अवेयरनेस कैंप हुए हैं। ये कैंप्स में बेसिकली जो माइग्रेंट लेबर है उनकी सहूलियत के लिए है। ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, ताकि एक सुलभ सप्लाई या सेल किया जा सके सिलेंडर का। इन कैंप्स में आज तक 1,07,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। कल लगभग 5,891 सिलेंडर्स की सेल हुई लगभग 410 कैंप्स में। इसके अलावा अभी तक कल जो टोटल सेल है 5 किलो के सिलेंडर की वो 83,000 से अधिक है। 23 मार्च से लेकर अभी तक 19,28,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की जा चुकी है। नेचुरल गैस में जैसा आप जानते हैं डोमेस्टिक पीएनजी सप्लाई के लिए और सीएनजी ट्रांसपोर्ट को 100% मेंटेन किया गया है। ऐसे स्टेट्स जो पीएनजी को सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपेंशन के अंदर, उनको 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी की एलोकेशन किया गया है। ऐसे 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं। मार्च के महीने से लेकर अब तक लगभग 5 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। 5,68,000 से अधिक नए कंज्यूमर्स को पीएनजी कनेक्शंस के लिए रजिस्टर किया गया है, और more than 39,400 PNG consumers have surrendered their LPG connections also. रिटेल को अगर हम देखें तो रिटेल की सप्लाई भी नॉर्मल है। किसी पेट्रोल पंप पर किसी भी प्रोडक्ट का कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो हमारे प्राइजेस हैं वो अमंग आवर नेबरिंग कंट्रीज वन ऑफ द लोएस्ट हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं और क्रूड इन्वेंट्री भी सफिशिएंट है। इसके अलावा जैसा कि अभी आपने सुना सप्लाई चेन्स की कंटिन्यूटी के लिए प्रोपिलीन वगैरह C3C4 मॉलिक्यूल्स को का एलोकेशन किया गया है लगभग 1,000 टन पर डे, और 9 अप्रैल से अभी तक 4,400 टन प्रोपिलीन को सेल किया गया है। एनफोर्समेंट एक्शन अभी भी कंटिन्यूड है। कल भी 2200 से ज्यादा सरप्राइज इंस्पेक्शंस और रेड की गई हैं, और जहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटर्स कहीं पर जहां पर भी कुछ भी what we say any deviations have been found, the actions have been initiated. And in the last, I will request through all of you that we have the sufficient supplies, so people should not believe rumors and should avoid panic booking. कांग्रेस नेता अलका लांबा ने राजस्थान में प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। लांबा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन थोपने की कोशिश कर रही है। वहीं सोनिया गांधी के लेख का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि असली मुद्दा आरक्षण नहीं बल्कि परिसीमन का पेच फंसाना है। अलका लांबा के मुताबिक अगर सरकार की नीयत साफ होती तो 33% आरक्षण 2024 के चुनाव से ही लागू हो जाता और आज देश को 180 महिला सांसद मिल पाती। उन्होंने बीजेपी को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि कांग्रेस हर मोर्चे पर इस अन्याय के खिलाफ लड़ती रहेगी। साथियों, कल हम लोगों ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक आंदोलन किया।
हमारी महिला कांग्रेस की साथियों ने भाजपा के पुतलों को फूंका, क्योंकि ये भाजपा महिला विरोधी है। इसलिए इस सरकार को हम हर मोर्चे पर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। अभी आपको मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनावों के बीच में 16, 17, 18 अप्रैल को भाजपा की मोदी सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाया जाता है। बीच चुनाव में विशेष सत्र, पता लगा परिसीमन बिल संविधान में संशोधन कर महिला जो कानून पास हो चुका है उसमें एक संशोधन ला रहे हैं, डिलिमिटेशन परिसीमन संशोधन बिल। हम लोगों ने निवेदन किया कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, ये परिसीमन बिल क्या है उसका प्रस्ताव हमें दीजिए। हम सर्वदलीय बैठक में सरकार के साथ पूरा विपक्ष बैठकर चर्चा करेगा, लेकिन किसी तरह का कोई भी प्रस्ताव इस विशेष सत्र को बुलाए जाने से पहले हमें नहीं सौंपा गया। नहीं मालूम सरकार की मंशा क्या है। हमने ये भी कहा कि बंगाल और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को वोट होना है। वहां के सांसद चुनाव में व्यस्त हैं, उनकी भी आवाज लोकतंत्र में सुनी जानी चाहिए। तो आप इस विशेष सत्र को बुलाने की बजाय आप 29 अप्रैल के बाद जब वोट दोनों राज्यों में पूरा हो जाएगा आप कभी भी बुला लीजिए, 1 मई 2 मई को। और वरना जुलाई में मॉनसून सत्र भी आ रहा है, पूरा व्यापक चर्चा हो जाएगी। अभी जो लोकसभा का सदन गया है, सत्र गया है, उसमें भी चर्चा हुई कि महिला आरक्षण कानून को लेकर सरकार कुछ संशोधन ला रही है। हमने तब भी उम्मीद की कि तब भी चर्चा की जा सकती थी, लेकिन जो संसद का सत्र गया उसमें चर्चा नहीं। बीच में विशेष सत्र मात्र सोनिया गांधी जी ने द हिंदू में अंग्रेजी और हिंदी में आर्टिकल लिखा है, बहस का मुद्दा डिलिमिटेशन है, महिला आरक्षण नहीं। महिला आरक्षण पे कोई बहस नहीं हो सकती। महिला आरक्षण कानून सर्वसहमति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 सितंबर में सबने मिलकर पास करा दिया, कानून बन चुका है, संविधान में दर्ज हो चुका है मेरी आदि आबादी का हक और अधिकार। जब 2023 में ये लेकर आए थे, आज से लगभग 30 महीने पहले, तब भी हमने इनको कहा कि आप इस आरक्षण को सबने हमने पास करा दिया, इसका नोटिफिकेशन कर दीजिए, अधिसूचना जारी कर दीजिए। इन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये महिला विरोधी सरकार है, इन्होंने नहीं किया। 30 महीने के बाद अभी विशेष सत्र में 16 अप्रैल को इन्होंने नोटिफिकेशन किया। 30 महीने की देरी के बाद, और हम उसका स्वागत करते हैं कि 30 महीने बाद आपने उसका नोटिफिकेशन तो किया। पर नोटिफिकेशन के पीछे का खेल जब सदन में चर्चा 2 दिन चली, 16 और 17 अप्रैल को, तब सामने आया कि इनकी मंशा क्या है। हमने जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पास कराया, तब हमने इन्हें कहा कि आप इसमें से जो शर्तें लगा रहे हैं, जो रोड़ा अटका रहे हैं, उसे हटा दीजिए। क्या शर्तें लगाई कि हम इस कानून को तो पास कर गए हैं, अब हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ये कहा गया, 23 में कहा गया हम जनगणना कराएंगे, जनगणना के आधार पर हम परिसीमन करेंगे, परिसीमन के बाद हम आरक्षण करेंगे, आरक्षण के बाद जो है ये सब होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हम इसका विरोध कर रहे थे कि आप ये रोड़े अटका रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। आज जो आपने कानून हम सब ने मिलकर पास किया है, इसे आप आज और अभी लागू कर दीजिए, नोटिफिकेशन कर दीजिए, ताकि 2024 में ही जो हमारा लोकसभा का चुनाव आ रहा है, वहीं से देश की महिलाओं को 33% मतलब 543 सीटें लोकसभा में हैं, और उसमें अगर उसी समय नोटिफिकेशन और लागू होता तो 2024 के चुनाव में 180 महिलाएं सीधा चुनाव लड़कर अपनी आरक्षित सीटों से इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूं लोकसभा में सांसद बनकर बैठी होती। ये महिला विरोधी भाजपा सरकार ने नहीं किया। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।